नारद संचार आर्थिक समाचार के इस ताज़ा अंक में हमारे सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। अब ये बात आधिकारिक तौर पर सामने आ चुकी है कि देश में अगले वित्त वर्ष की शुरुआत में प्लास्टिक के नोट प्रचलन में आ जाएंगे। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने स्वयं इसकी जानकारी दी है। इससे पहले सवाल जवाब में संसद में भी सरकार इस दिशा में संकेत दे चुकी है। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा कि प्लास्टिक के नोट कम मूल्य वर्ग के लिए उपयोगी होंगे। 10, 20, 50 रुपए के जो नोट होते हैं उसके लिए उपयोगी होंगे, क्योंकि ये 10-20 के नोट ज़्यादा चलते हैं, ज़्यादा प्रचलन में होते हैं और इनकी हालत भी ज़्यादा खराब होती है। 10 रुपये का नोट, 20 रुपये का नोट, 50 रुपये का नोट, बड़ी बुरी स्थिति में जो कागज़ के नोट हैं, तो इसमें जो है वो पॉलीमर यानी प्लास्टिक के नोट शुरू करने की दिशा में काम कर रहे हैं और अगले वित्त वर्ष की शुरुआत से ये प्रचलन में आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि जो छोटे मूल्य वर्ग के नोट हैं उनकी स्थिति काफ़ी ख़राब हो जाती है, जबकि प्लास्टिक के जो नोट हैं वो लंबे समय तक चल सकेंगे और उनकी हालत भी जो उनका ठीक रहेगा। प्लास्टिक का नोट जल्दी कटफट नहीं होगा, ना मैला होगा, ना ख़राब होगा। तो यदि सब कुछ तय कार्यक्रम के अनुसार होता है तो अगले वित्त वर्ष की शुरुआत में छोटे मूल्य वर्ग के नोट जो है प्लास्टिक के प्रचलन में आ सकते हैं। ये जानकारी अब खुद रिजर्व बैंक के गवर्नर ने दी है। विदेशी मुद्रा भंडार। विदेशी मुद्रा भंडार किसी भी देश के लिए आज की स्थिति में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़रूरी है। तो देश का विदेशी मुद्रा भंडार जो लेटेस्ट जो आंकड़े हैं 693 अरब डॉलर के आसपास बना हुआ है, बढ़ रहा है। पहले 652-55 अरब डॉलर था, अब 693 हो गया है। तो सरकार ने हाल में कुछ कदम उठाए थे विदेशी मुद्रा आकर्षित करने के लिए, और पहली तिमाही में इस वित्त वर्ष की जो 26-27 जनवरी, अप्रैल मई जून में सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह जो है 30 अरब 70 करोड़ डॉलर के मजबूत स्तर पर रहा है। वहीं विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक यानी जो शेयर बाजार में विदेशी निवेशक जो संस्थागत निवेश जो करते हैं, जो कि पिछले 2025 से भी पहले से लगातार बिकवाली कर रहे हैं और बाजार गिरता रहता है, वो तो हमारे घरेलू संस्थागत निवेशक हैं जिन्होंने बाजार को काफ़ी सहारा दिया है, काफ़ी हिम्मत दी है। नहीं तो इससे पहले क्या होता था कि जैसे ही विदेशी संस्थान खरीदारी रोकते थे बाजार धड़ाम से गिर पड़ता था। तो अब ये निवेशक भी जून जुलाई में इनका शुद्ध निवेश यानी कितना इन्होंने खरीदा और कितना बेचा, तो इन्होंने खरीदा ज़्यादा है, बेचा कम है, तो उसका जो अंतर है शुद्ध निवेश वो है 7 अरब 10 करोड़ डॉलर। तो ये भी वापस आ गए एक तरह से। और अप्रैल मई के दौरान चालू खाते में जो है 2 अरब 80 करोड़ डॉलर का सरप्लस रहा है। चालू खाता यानी देश में कितना विदेशी मुद्रा आई और कितनी बाहर गई, तो उसका जो हिसाब किताब है, यानी बाहर कम गई, आई ज़्यादा, तो चालू खाता तो उसमें भी सरप्लस रहा है, क्योंकि FDI आया है और दूसरी चीज़ें आई हैं। आपको कच्चा तेल खरीदने के लिए पेमेंट करनी पड़ती है, फर्टिलाइज़र खरीदने के लिए पेमेंट करनी पड़ती है, आप बाहर जा रहे हैं घूमने के लिए, उसके लिए विदेशी मुद्रा चाहिए, आप सोना मंगा देते हैं, कई चीज़ें, जैसा प्रधानमंत्री ने कहा था भी कम खर्च कीजिए, विदेशी मुद्रा कम खर्च कीजिए। तो हो सकता है उसका भी असर हो कि अप्रैल मई में चालू खाते का घाटा नहीं हुआ है, सरप्लस हुआ है उसमें। तो रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा है कि जो विदेशी मुद्रा आकर्षित करने के लिए हमने योजनाएं शुरू की थी, जैसे FCNR फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट, बैंक डिपॉजिट, FCNR खाते में ज़्यादा विदेशी मुद्रा आकर्षित करने के लिए रिजर्व बैंक ने कहा था भी जो भी आप अच्छा ब्याज दीजिए, अट्रैक्ट कीजिए और हम भी उसमें मदद करेंगे। तो इस तरह की कुछ स्कीमें चलाई हैं। जब ये FPI बिकवाली कर रहे थे तो उनकी जगह पे इंडिविजुअल जो बाहर इन्वेस्टर है उनको बोला कि आप सीधे भारत की शेयर बाज़ार में निवेश कर सकते हो, और भी कई तरह की घोषणाएं की थी
वित्त मंत्रालय ने भी और रिजर्व बैंक ने भी। तो उनका ही ये असर दिख रहा है कि हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ रहा है। और केवल विदेशी मुद्रा भंडार ही नहीं, जो उसमें डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार गिर रहा था, उसमें भी थोड़ा ठहराव आया है। हालांकि रुपया तो है ही डाउन है, पहले जहाँ 80 पे था, 78, 80, 82, अभी ये 95, 94, 95 के बीच में है, 97 तक चला गया था। थोड़ा सा मजबूत आया, थोड़ा पीछे आया। और गवर्नर ने कहा है कि भाई जितनी मजबूती होनी चाहिए थी उतना मजबूत नहीं हो पाया रुपया, क्योंकि जो अनिश्चितता बनी हुई है बाहर पश्चिम एशिया में और तमाम जो घटनाक्रम चल रहे हैं, उनमें अगर थोड़ा भी सुधार होता है तो रुपया और मजबूत हो सकता है। तो एक उन्होंने कहा कि जो हमने स्कीमें शुरू की हैं फॉरेन विदेशी मुद्रा आकर्षित करने के लिए, वो उनको समय से पहले बंद करने की अभी कोई हमारी योजना नहीं है। और वैश्विक तनाव कम होता है तो रुपए में जो डॉलर है या दूसरी करेंसी उनके मुकाबले और मजबूती आएगी। एक और जो कदम उठाया रिजर्व बैंक ने, ये मौद्रिक नीति की जो समीक्षा होती है हर 2 महीने में, उस समय ये सब बातें हुई हैं। तो आज 6 तारीख को ये 5 तारीख को ये सब रिजर्व बैंक के गवर्नर ने जानकारी दी है। 3, 4, 5 अगस्त को हर 2 महीने में होने वाली मौद्रिक नीति की समीक्षा की जो बैठक होती है वो हुई, उसकी जानकारी रिजर्व बैंक के गवर्नर ने दी। तो तब उनसे और भी बातें जो पूछी गई कि भाई आपने जो विदेशी मुद्रा के लिए स्कीम शुरू की है उसका समय से पहले बंद कर दोगे। उन्होंने कहा नहीं, ऐसी कोई जानकारी नहीं है। और उन्होंने कहा कि बैंक और NBFC गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, उनके लिए जो ब्याज दर वो तय करते हैं तो उसके नियमों को सरल बनाएंगे और एक जैसा बनाएंगे। भाई बैंक भी होम लोन देता है और NBFC भी होम लोन देते हैं, लेकिन दोनों के जो नियम, जो एक उनकी प्रक्रिया है, वो उसमें थोड़ा फ़र्क रहता है। तो रिजर्व बैंक ने कहा कि भाई दोनों के नियम एक जैसे होंगे, उसमें जो पारदर्शिता होनी चाहिए कि आप ब्याज दर किस तरह से तय कर रहे हो। जैसे अभी क्या होता है कि बैंक और NBFC जैसे पंजाब नेशनल बैंक है, उसकी PNB हाउसिंग फाइनेंस है, स्टेट बैंक का भी स्टेट बैंक होम लोन्स है, और तमाम बैंकों की होम लोन की अलग एंटिटी है, NBFC है। और मेन बैंक भी होम लोन देता है, NBFC भी देता है। तो उनके जो नियम है उसमें थोड़े अलग अलग हैं। कर्ज की दर तय करने की पुरानी प्रणाली और नई व्यवस्था में जो व्यवहारिक दिक्कतें हैं उन्हें जो है ठीक किया जाएगा। किस प्रकार ब्याज दर के दिन किस प्रकार गिन रहे हैं और तमाम चीज़ें जो है उनको सब जो है वो प्रक्रिया एक समान करेंगे, रिजर्व बैंक ने ये कहा है। तो ये तो हो गया कुछ नीतिगत बातें, नियामकीय बातें। और जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है उनके लाइसेंस से जुड़ी गाइडलाइन का मसौदा भी जल्द आ जाएगा कि किसी भी समय लाइसेंस प्रणाली के तहत आवेदन संबंधी दिशा निर्देश का मसौदा शहरी सहकारी बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो होते हैं, तो उनके लाइसेंस जो लेना उसके लिए किसी भी समय लाइसेंस प्रणाली के तहत आवेदन संबंधी जो ड्राफ्ट है, जो गाइडलाइंस जो भी होंगी वो जल्दी रिजर्व बैंक लाएगा। प्लास्टिक के नोट अगले वित्त वर्ष से शुरू हो जाएंगे और बाकी विदेशी मुद्रा में भी जो है। अब हम बात करते हैं कि भाई ब्याज दर में कोई बदलाव आया, तो रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया है, 5.25% पर उसे ज्यों का त्यों रखा है। तो इससे क्या है कि ब्याज दरों में किसी तरह के बदलाव की कोई संभावना नहीं दिखाई देती है। और रिजर्व बैंक के गवर्नर ने इस समय कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था फिलहाल मजबूत बनी हुई है। मानसून के बारे में जो अल नीनो प्रभाव की बात कर रहे थे कि भाई मानसून सामान्य से कम रहेगा, और जो भू राजनीतिक अनिश्चितताएं हैं, पश्चिम एशिया वार, रूस यूक्रेन वार, तमाम चीज़ें हैं, तो इन सब के चलते जो है मुद्रास्फीति परिदृश्य जो है अनिश्चित बना हुआ है कि भाई कब क्या हो जाए। अब आप देख रहे होंगे कि जब भी
ईरान और अमेरिका के बीच में बमबारी शुरू होती है, कच्चा तेल बढ़ जाता है। फिर ट्रम्प जी कहते हैं कि अभी हमने रोक दिया है, तो फिर कच्चा तेल नीचे आ जाता है। तो ये जो अनिश्चितता बनी हुई है, इससे जो है कहीं ना कहीं महंगाई का क्या होगा उसको लेके अनिश्चितता बनी हुई है। हालांकि उन्होंने कहा कि सभी क्षेत्रों में महंगाई बढ़ने के संकेत नहीं है। खाने पीने की चीज़ और ईंधन की महंगाई बढ़ सकती है, बाकी हर क्षेत्र में नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रभाव तो पड़ता ही है अगर भाड़ा महंगा हो जाएगा। तो रेपो दर 5.25% पर बरकरार है। रेपो दर मैंने आपको बताया कि बैंक को, जो वाणिज्यिक बैंक है, जितने भी बैंक है, जब भी उनको पैसा खत्म हो गया, डिमांड आ रही है, तो वो फटाफट रिजर्व बैंक के पास जाते हैं और पैसा लेके आते हैं। तो 5.25% पर उनको वो मिलता है। तो ये पिछले लगातार 4 बार यानी 8 महीने से इसी स्तर पर बना हुआ है। भाई रिजर्व बैंक को सब कुछ देखना पड़ता है। ब्याज दरें बढ़ाएगा तो डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो ग्रोथ रेट पर असर पड़ेगा, उत्पादन कम होगा, रोजगार पर असर पड़ेगा। और अगर बहुत ज़्यादा डिमांड हो गई, ज़्यादा जोर पकड़ गई डिमांड, ब्याज दरें कम रहेंगी, तो फिर जो है इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, तो उसको भी थामना है। महंगाई ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो रिजर्व बैंक को दोनों चीज़ें देखनी पड़ती हैं, आर्थिक वृद्धि और महंगाई। महंगाई का असर आम आदमी पर पड़ता है, आर्थिक वृद्धि पर कंट्रोल करोगे तो फिर रोजगार पर असर पड़ेगा, तमाम चीज़ों पर असर पड़ता है। तो संतुलन रखना पड़ता है। तो रिजर्व बैंक को लगता है कि ये अभी रेपो दर जो है 5.25% पर ठीक है, इसी दर पर रहनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं। रिजर्व बैंक ने कोई बदलाव नहीं किया। और एक बात और जो है कि रिजर्व बैंक ने कहा है कि घरेलू अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है, तो चालू वित्त वर्ष में यानी जो 26-27 उसमें आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को पहले बोला था 6.6, जून में जो समीक्षा हुई थी, अब बोला कि ये 6.7 रहेगी, यानी ग्रोथ रेट बढ़ा दिया है। वहीं दूसरी तरफ बोला है महंगाई, पहले बोला था पूरे साल की महंगाई का औसत रहेगा 5.1%, अब बोला है 5% रहेगा। तो ग्रोथ रेट का अनुमान थोड़ा सा बढ़ाया है, महंगाई का अनुमान थोड़ा सा कम किया है। रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया है, तमाम चीज़ें जो की तो रखी गई हैं। और नियम जो रेगुलेशन है उसके मोर्चे पर कुछ बातें जो कही हैं वो हमने आपको बताई हैं, जैसे प्लास्टिक के नोट की बात है, और एनबीएफसी के लिए, बैंकों के लिए ब्याज दर तय करने के नियम एक जैसे होंगे। शहरी सहकारी बैंकों में लाइसेंस प्रणाली के बारे में जल्दी ड्राफ्ट गाइडलाइन जो है वो लाया जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें हुई हैं। इसके साथ ही हम अपने वीडियो को विराम देते हैं। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपके कोई सुझाव है तो उसका भी स्वागत है। नमस्कार।